फिल्म के शुरुआती दृश्य में माइलो स्टैनफील्ड नाम का एक आदमी है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) से पीड़ित है। उसे न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा देखा गया है, जो पास की एक फूलों की दुकान में एक महिला पर नजर रख रहा है। मिलो अपने आसपास हो रही घटनाओं के समय को लेकर कुछ जटिल गणनाएं कर रहा है। वह एक यात्री बस को आते हुए, सड़क पर एक गड्ढे, एक सड़क कलाकार और एक साइकिल सवार को तेजी से आते हुए देखता है। इन सब को देखने के बाद वह सड़क पार करता है और जानबूझकर एक पेन को गड्ढे के पास एक मेल बॉक्स के ऊपर रख देता है। इसके तुरंत बाद उसकी सोची हुई घटनाओं की श्रृंखला शुरू होती है। एक टैक्सी गड्ढे से होकर गुजरती है और पानी उछलकर पेन पर पड़ता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। यह देखकर सड़क कलाकार का ध्यान उस पर जाता है और वह पेन उठाने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक उसी समय तेज रफ्तार साइकिल सवार कलाकार से टकरा जाता है, जिससे वह डाकघर के डिब्बे से टकराता हुआ पास के एक फल के ठेले पर जा गिरता है। सड़क पर हंगामा मच जाता है, जिससे बस चालक सहित सबका ध्यान भंग हो जाता है। नतीजतन वह लाल बत्ती को नहीं देख पाता और सड़क पार कर रही उसी महिला से जा टकराता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अपना प्लान सफल होने की पुष्टि करने के बाद मिलो वहां से चला जाता है। दृश्य बदलता है और एक FBI स्पेशल एजेंट ओलिविया डनहम को दिखाया जाता है। वह होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन के लिए काम करती है, जो असाधारण घटनाओं में विशेषज्ञता रखता है। सिर में चोट लगने के कारण एक लंबे अंतराल के बाद ओलिविया काम पर वापस लौटी है। जैसे ही वह फ्रिंज मुख्यालय में प्रवेश करती है, उसका साथी अधिकारी चार्ली, जो टीम का पर्यवेक्षक भी है, उसका स्वागत करता है। इसी बीच एजेंसी का प्रमुख वाल्टर नेट बिशप एक लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रॉयल्स के साथ ओलिविया की वापसी के बारे में बात कर रहा है। फिलिप कहता है कि वह एक प्रतिरूप है जिसका नाम फॉक्स लिविया है और वह इस बात पर चिंता व्यक्त करता है कि क्या वे एक धोखेबाज को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। यहाँ यह खुलासा होता है कि ऑफिस के अंदर जो ओलिविया है वह असली नहीं है, बल्कि वह एक धोखेबाज है जिसे असली ओलिविया की जगह लेने के लिए लाया गया है। इसके बाद वाल्टर नेट फॉक्स लिविया को इस ब्रह्मांड में रखने और उसके अंदर असली ओलिविया की यादें डालने के पीछे की अपनी मंशा बताता है। उसका दावा है कि फॉक्स लिविया ही एकमात्र ऐसी शख्स है जो बिना किसी नुकसान के ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकती है। वाल्टर नेट यह पता लगाना चाहता है कि वह ऐसा कैसे कर पाती है। इसके लिए वह कहता है कि उन्हें उसे यह यकीन दिलाना होगा कि वह यहीं की है। फिलिप पूछता है कि क्या हो अगर उसकी नई पहचान बनी न रहे, जिस पर प्रमुख जवाब देता है कि उसके बाद उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद चार्ली टीम को उस बस दुर्घटना के बारे में बताता है, जो देखने में तो सामान्य लगती है, लेकिन इस सप्ताह में 2 बार हो चुकी है। दोनों ही मामलों में पीड़ितों की मौत हुई है। फिर वह अपनी टीम को घटनास्थल की जांच के लिए जाने से पहले सावधान रहने को कहता है। थोड़ी देर बाद FBI टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और किसी भी सुराग या सबूत की तलाश के लिए अलग अलग हो जाती है। जांच का नेतृत्व एक अन्य FBI एजेंट लिंकन ली कर रहा है, जिसके चेहरे पर जले हुए निशान दिख रहे हैं। चार्ली शव की जांच करता है और उसके फिंगरप्रिंट का उपयोग करके उसके बारे में और जानकारी निकालता है। आखिरकार उसे पता चलता है कि मृत महिला का नाम जूलियन फॉस्टर है। इसी बीच ओलिविया बस चालक से पूछताछ करती है, जो इस घटना से सदमे में है क्योंकि उसने अब तक किसी पक्षी या जानवर को भी नहीं मारा था। साथ ही एजेंट ली पर्यावरणीय कारकों के किसी भी संकेत के लिए जांच करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। हालांकि उसे घटनास्थल पर वही बॉल पॉइंट पेन जरूर मिलता है। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करने के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और उसे बताती है कि स्थानीय कलाकार पेन उठाने के लिए झुका था, जिस दौरान वह साइकिल सवार से टकराया और फल के ठेले में जा गिरा। यह सुनकर एजेंट ली अनुमान लगाता है कि यह पेन ही मुख्य तत्व है जिसने प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला बनाई, जिसके परिणामस्वरूप अंत में पीड़ित की मृत्यु हुई। अगले दिन फ्रिंज मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं के बीच कोई संबंध खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट ली को पहली दुर्घटना की तस्वीर में वही बॉल पॉइंट पेन दिखाई देता है, जिससे उसे और भी यकीन हो जाता है कि किसी ने घटनाओं की श्रृंखला को सुनियोजित किया है। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी की एक गणितज्ञ एस्ट्रेड से बात करने जाते हैं और उसे इन घटनाओं के बारे में बताते हैं। हालांकि वह दावा करती है कि कोई भी इंसान घटनाओं की ऐसी श्रृंखला को अंजाम नहीं दे सकता और उसे अपने पक्ष में 2 बार मोड़ नहीं सकता। उनकी बहस के बीच एक और वैसी ही बस दुर्घटना होती है, जिससे एस्ट्रेड सदमे में आ जाती है। FBI एजेंट तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि इस बार पीड़ित अभी भी जीवित हैं। वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि अचानक एक कुत्ता सड़क पार करने लगा, जिससे बस का नियंत्रण बिगड़ गया। तभी ओलिविया को जमीन पर वही बॉल पॉइंट पेन लुढ़कता हुआ दिखाई देता है, जिससे उसे एहसास होता है कि घटनाओं की यह श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है। वह चारों ओर देखती है और एक संदिग्ध मिलो को ऊपर बने पुल से नीचे देखते हुए पाती है। कुछ ही क्षण बाद ईयरबड्स पहने एक आदमी सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक आती हुई एम्बुलेंस से टकरा जाता है। अपने संदेह की पुष्टि होने पर ओलिविया अपनी टीम को सतर्क करती है और मिलो की तरफ दौड़ती है।
यह देखकर मिलो तुरंत घटनाओं की एक और श्रृंखला की गणना करता है और पुल से एक साइकिल नीचे फेंक देता है। इससे बस को अपना रास्ता बदलना पड़ता है और वह सीधे पुल के नीचे से होकर गुजरती है। ओलिविया बंदूक तानकर उसे आत्मसमर्पण करने की धमकी देती है, लेकिन मिलो पुल से कूदकर बस की छत पर उतरता है और भाग जाता है। इसके बाद मिलो घर लौटता है और अपनी बहन मैडलीन को अपने लिए चिंतित पाता है। वह उसे बताती है कि उसे अस्पताल से कई फोन आ रहे हैं, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देता है। फिर वह उसे आत्मसमर्पण करने के लिए समझाने की कोशिश करती है, यह दावा करते हुए कि वह बहुत आगे निकल गया है। हालांकि मिलो उसके कार्यों का अनुमान लगाता है और उसके वाक्यों को पूरा करता है, जिससे वह प्रभावी रूप से चुप हो जाती है। इसके कुछ ही समय बाद मैडलीन उसे एक छोटा प्लास्टिक का घोड़े का खिलौना दिखाती है, जो उनकी माँ की याद दिलाता है। इससे वह असहज महसूस करता है और यह कहते हुए चला जाता है कि अब यह अप्रासंगिक है। दूसरी ओर एजेंट ली को नियमित त्वचा की जांच के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। बर्न चेम्बर में प्रवेश करने से पहले वह ओलिविया से तीनों पीड़ितों के बीच समानताएं खोजने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। उसके निर्देश का पालन करते हुए ओलिविया मुख्यालय लौट आती है और दुर्घटनाओं के गवाहों से बात करना शुरू कर देती है। कुछ देर की जांच के बाद उसे तीनों पीड़ितों और एक चिकित्सा केंद्र के बीच संबंध का पता चलता है। वे तीनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस केंद्र से संबंधित थे। वह अपनी खोज चार्ली के साथ साझा करती है और दोनों तुरंत इसी चिकित्सा केंद्र की ओर चल पड़ते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया देखती है कि मरीजों का एक समूह उसी बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कर रहा है, क्योंकि वे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में असमर्थ हैं। बाद में वे डॉक्टर लेविन से मिलते हैं, जो एक मुख्य डॉक्टर हैं और बस दुर्घटनाओं के तीनों पीड़ितों को पहचानते हैं। पीड़ितों के बारे में कुछ विवरण देने के बाद डॉक्टर लेविन बताते हैं कि वे मानसिक रूप से विकलांग रोगियों को उनकी बुद्धि बढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं में मदद कर रहे हैं। वह उन्हें अपने मरीजों का वीडियो फुटेज भी दिखाता है, जिसमें ओलिविया को मिलो दिखाई देता है। उसके बारे में पूछताछ करने पर डॉक्टर लेविन जवाब देते हैं कि वह उनके मरीजों में से एक है, जिसने भी उसी दवा परीक्षण से गुजरना पड़ा जिसने उसके आईक्यू को बहुत बढ़ा दिया था। वह आगे कहते हैं कि मिलो को उसकी बहन की देखरेख में अस्पताल से छोड़ा गया था और उसे प्रयोगात्मक प्रक्रिया को उलटने के लिए वापस लौटना था, लेकिन अब वह उनके कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और वह उन सभी को मार रहा है जो उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलो की बहन के बारे में जानने के बाद FBI एजेंट उससे मिलने का फैसला करते हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं है कि मिलो ओलिविया पर कड़ी नजर रख रहा है, उसकी हर एक हरकत को नोट कर रहा है और उसकी अगली चाल का अनुमान लगा रहा है। बाद में चार्ली और ओलिविया मिलो के घर पहुंचते हैं, जहां मैडलीन उनका स्वागत करती है। वे उससे मिलो के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह अनजान होने का दावा करती है। यह महसूस करते हुए कि वह कुछ छिपा रही है, एजेंट उसे उन अपराधों के बारे में बताते हैं जो उसने किए हैं और उसे आजाद घूमने देना कितना खतरनाक है। जब चार्ली मिलो के कमरे की जांच करने जाता है तो ओलिविया अपनी दिवंगत बहन के बारे में बताती है। यह खुलासा करती है कि वे एक दूसरे का कितना ख्याल रखते थे। यह सुनकर मैडलीन को अपने भाई के बारे में और अधिक जानकारी साझा करने के लिए पर्याप्त आराम मिलता है। वह बताती है कि मिलो सबसे छोटी जानकारी के साथ कई घटनाओं के परिणाम का अनुमान लगाने में सक्षम है और वह केवल उसे खिलौना घोड़ा दिखाकर ही उसकी एकाग्रता को तोड़ सकती है। ओलिविया अंततः उसे जो कुछ भी वह जानती है उसे बताने के लिए राजी करने में सफल हो जाती है, इस बात पर जोर देते हुए कि वे नागरिकों के साथ साथ मिलो की सुरक्षा के लिए भी चिंतित हैं। फिर मैडलीन उसे एक नोट देती है जिसमें उस होटल का स्थान बताया गया है जहां मिलो फिलहाल रह रहा है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एस्ट्रेड के साथ मिलो को पकड़ने की योजना पर चर्चा करते हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि कोई भी योजना व्यर्थ होगी, क्योंकि वह उनकी हर चाल का अनुमान लगा सकता है। नतीजतन वे बिना किसी बैकअप के सीधे होटल तक पहुंचने का विकल्प चुनते हैं। इस बीच मिलो अपने होटल के कमरे में देखा जाता है, खिड़की से नीचे देख रहा है और उन परिदृश्यों की कल्पना कर रहा है जो अगले कुछ मिनटों में होने वाले हैं। अपनी क्षमता के साथ वह भविष्यवाणी करता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही पहुंचेंगे और वे उसका पीछा करेंगे। वह यह भी गणना करता है कि वह ओलिविया को एक निर्माण स्थल के चिन्हित क्षेत्र के माध्यम से आकर्षित करके उसे मार सकता है, जहां हवा बहुत पतली है, और उसे सीमेंट की ईंटों के भार के नीचे कुचल सकता है। ठीक जैसा उसने भविष्यवाणी की थी, दोनों FBI एजेंट होटल पहुंचते हैं और मिलो को सड़क पर उनका इंतजार करते हुए पाते हैं। फिर वह निर्माण की ओर दौड़ता है, जबकि एजेंट उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो पतली हवा वाले क्षेत्र के लिए चेतावनी संकेतों से अनजान है, वहां रुकने के बजाय उसके माध्यम से दौड़ती है। यह वास्तव में मिलो की गणना को गलत साबित कर देता है। इसके अलावा वह सीमेंट की ईंटों के ढेर से भी बच जाती है, जिसे मिलो ने सोचा था कि उसे कुचल देगा। खलनायक अपनी गणना को गलत होते देख सदमे में आ जाता है और अंततः वह उसके द्वारा पकड़ा जाता है। इस समय ऑक्सीजन के निम्न स्तर के कारण ओलिविया का लगभग दम घुटने लगता है, लेकिन शुक्र है चार्ली ठीक समय पर पहुंचता है और उसे सांस लेने के उपकरण से मदद करता है।
इन घटनाओं के बाद चार्ली ओलिविया से पूछता है कि उसने सांस लेने के उपकरण पहनने के लिए क्यों नहीं रुकी, जिस पर वह जवाब देती है कि उसने चेतावनी संकेत को पहचाना ही नहीं। बाद में ओलिविया मैडलीन को अस्पताल लाती है, जहां मिलो को एक सुपर कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हुए देखा जाता है। डॉक्टर के अनुसार IQ बूस्टिंग दवा मिलो के दिमाग में बहुत लंबे समय से थी, जिसके कारण वे रिवर्सिंग प्रक्रिया को अंजाम देने में असमर्थ हैं। अब उसका दिमाग इतना उन्नत हो गया है कि केवल मशीनें ही उसके विचारों को समझ सकती हैं। इस खबर से दुखी होकर मैडलीन कमरे के अंदर जाती है और अपने भाई के सामने खिलौना घोड़ा छोड़ देती है। उसी शाम ओलिविया अपने घर पर है जब उसे एक और ब्रह्मांड से अपने प्रेमी पीटर का एक सपना दिखाई देता है। वह उसे बताता है कि वह इस ब्रह्मांड से संबंधित नहीं है। अपने दावे का समर्थन करने के लिए वह याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड के बारे में उसकी जानकारी की कमी ने पहले उसकी जान कैसे बचाई थी। उसके अनुसार अगर उसने चेतावनी संकेतों को पहचान लिया होता और वहां रुक गई होती तो वह मर गई होती। पीटर उसे अपनी सभी यादों को याद करने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गायब होने से पहले उसे चूमता भी है।